गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आज इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज हम क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फोर्स क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मान लो रेस्ट में है, तो उसको उस पर अगर हम कोई पीछे से धक्का लगाते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है। या अगर कोई बॉडी तुम्हारा मूव कर रहा है, उस पर अगर पीछे से थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो उसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, थोड़ा अधिक और इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में आखिर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसके कारण किसी बॉडी का स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या उसका पोजीशन चेंज होता है। तो उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स क्या होगा कि ए फिजिकल क्वांटिटी which change either state or shape state and shape of body or try to change is known as फोर्स। यानी फोर्स क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देते हैं। स्टेट मीन्स अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देता है, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। शेप का मतलब कि जैसे यहाँ पे एक रबर है तो उसका साइज क्या है, छोटा है, और जब उसका स्ट्रेस यानी खींचोगे तो उसका लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे मान लो दीवार है, तो दीवार पे अगर फोर्स लगाएंगे तो इसका पोजीशन चेंज नहीं ना होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह एक आयरन का रड है, तो उस रड को खींचेंगे तो भी क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन हम उस पर क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए फोर्स क्या होता है कि वह फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट या शेप को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो उस कंडीशन में याद रखना इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो उस कंडीशन में इट मूव ए स्टेशनरी बॉडी टू मोशन। स्टेशनरी बॉडी का मीन्स अगर कोई बॉडी तुम्हारे क्या हो, रेस्ट में है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो एक कार है, कार खड़ा है, उसको पीछे से धक्का दिए तो वो क्या होगा, आगे की ओर मूव करने लगेगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, मोशन में आ गया। उसके बाद इट स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कुछ पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। कि जैसे मान लो एक साइकिल से पीछे छोटा सा लड़का जा रहा है और उसका क्लियर पकड़ के और उसको पीछे की ओर हम खींच दिए या ये स्टॉप कर दिए, तो उससे अधिक फोर्स लगा रहे हैं तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। या ब्रेक, जैसे कोई व्हीकल है जा रहा है, उस पर हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो फिर तुम्हारा क्या हो जाता है, वो अधिक स्पीड से कम स्पीड में आ जाता है। उसी तरह थर्ड में इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी है उस पे क्या करता है, उसकी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। कि जैसे एक साइकिल वाला जा रहा है थोड़ा धीरे 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 धीरे, और उसको पीछे से हम धक्का दे दिए तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पे इट चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जैसे स्प्रिंग हुआ
और चाहे रबर हुआ, तो उस पे जो फोर्स होगा तो उसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे यानी खींचेंगे, तो उसका शेप तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे एक आता है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है उस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, वो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा थोड़े ना होता है कि एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा यूनिक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। यानी ये क्या होता है कि व्हेन मेनी फोर्स exerted on a single body, then it move in a unique direction. That direction of force is known as रिजल्टेंट फोर्स, और इसको हम आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर कोई बॉडी है और उस पे क्या है, अगर कोई बॉडी है और उस पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा, एक डायरेक्शन में मूव करेगा। कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मान लो अगर कोई बॉडी है ए और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर क्या होगा, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन यहाँ पे एस यूनिट ऑफ फोर्स होता है। तो ये बॉडी किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो उस कंडीशन में हमेशा ये बॉडी क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो कितना से जाएगा, तो इसका 5 न्यूटन इसके 5 न्यूटन से न्यूट्रल, तो कितना बचेगा, 3 न्यूटन। उसी तरह अगर मान लो कि अगर कोई बॉडी है इधर 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन और इधर 8 न्यूटन लग रहे हैं, तो ये बॉडी किधर मूव करेगा, तो देखो इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स इक्वल है, तो नहीं बॉडी इधर जाएगा और नहीं इधर जाएगा। तो वो तुम्हारा क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे। तो जिधर का फोर्स अधिक होगा उधर जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, इधर का फोर्स कम है, इधर का फोर्स अधिक है, तो ये बॉडी कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन, क्योंकि 3 न्यूटन 8 न्यूटन में से 3 न्यूटन चला जाएगा तो 5 न्यूटन। तो ये आया। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जो फोर्स होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। यानी एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू अगर 0 न्यूटन होगा तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। यानी अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको अनबैलेंस फोर्स। तो इसमें जो होगा वो बॉडी किस में रहेगा, हमेशा रेस्ट में रहेगा, यानी वो मूव नहीं करता है। लेकिन इसमें हमेशा जो बॉडी होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मोशन में रहेगा, यानी वो बॉडी तुम्हारा क्या होगा, मूव करेगा। तो याद रखना कि रिजल्टेंट फोर्स में जो बॉडी होता है वो क्या होता है, मूव करता है, लेकिन बैलेंस फोर्स की कंडीशन में मूव नहीं करता है, और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में बॉडी मूव करता है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे यहाँ पे एक फोर्स होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टच, जो फोर्स होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन
कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हुआ कि इसमें ऑब्जेक्ट और बॉडी के बीच में अटैचमेंट होगा। जैसे इस मार्कर पे फोर्स लगा है तो मार्कर और हमारे फिंगर के बीच में क्या है फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी तुम्हारा क्या है अटैच हो रहा है, तो उसको हम किस बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन अगर दो मैग्नेट है दोनों को पास में लाएंगे तो दोनों आपस में क्या होता है अट्रैक्ट हो जाता है ना, या दोनों को थोड़ा अट्रैक्ट एंड रिपेल करता है, तो दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होता है कुछ डिस्टेंस होता है, वो दोनों चिपका हुआ नहीं ना रहता है, तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के का टाइप है दो, एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। यानी एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि ये फोर्स एक्ट बिटवीन मसल एंड बॉडी, यानी मसल और बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए पर्सन पुल ए कार्ट, यानी अगर कोई पर्सन है वो किसी कार्ट को यानी किसी गाड़ी को ढकेल रहा है या खींच रहा है, तो क्या है दोनों के बीच में अटैचमेंट है और वो किसके द्वारा फोर्स लगा रहा है मसल के द्वारा, तो उसको हम क्या करेंगे मस्कुलर फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि ये फोर्स which oppose the motion of body, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और इट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी हमेशा मोशन ऑफ बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर ये रोड हो गया और इस पे अगर कोई कार है जो आगे की ओर जा रहा है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा हमेशा पीछे की ओर लगता है। तो याद रखना कि अगर कोई व्हीकल है जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा साउथ से नॉर्थ होगा, यानी हमेशा मूवमेंट ऑफ बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए इसी का रीजन होता है कि जैसे एक बॉल को हम सरफेस पे थ्रो करते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाता है रुक जाता है, आखिर पीछे की ओर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा तब ना वो रुक रहा है, तो वो फोर्स कौन सा होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर लगता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है इसमें पढ़ना है फर्स्ट नंबर में स्टैटिक फोर्स। तो ये क्या होता है कि एक्ट बिटवीन चार्ज ऑफ बॉडी, यानी क्या होता है एक्ट बिटवीन चार्ज ऑफ बॉडी। तो अगर कोई दो चार्ज है और उन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को नाम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो Q1 और Q2 दो चार्ज है और दोनों को r डिस्टेंस पर रखें, तो अगर सेम चार्ज होगा यानी ये भी पॉजिटिव तो इन दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर अपोजिट होगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चाहे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स। तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता है तो K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे K याद रखना कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर होता है। जहाँ पे अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा ये 5 कूलम्ब है
ये 10 कूलम्ब है और डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इस फॉर्मूला पर रख देना, तो उन दोनों के बीच में कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा वो निकल जाएगा। ये जनरली स्टैंडर्ड 10th में पढ़ना है। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड नंबर में ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या होगा, एक्ट बिटवीन टू मास ऑफ ए बॉडी, यानी अगर दो बॉडी है और उसके पास क्या है, कुछ मास है, तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पे अगर m1 और m2 दो मास है और दोनों को r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो G होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ये। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है ए मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा कि फोर्स एक्ट बिटवीन टू मैग्नेट, यानी दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लो दो मैग्नेट है जिसका स्ट्रेंथ तुम्हारा P1 और P2 है, ठीक है, और दोनों का r डिस्टेंस पर रखा गया है, तो F इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई P1 P2 बाई r स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू तुम्हारा 10 का पावर -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर टेस्ला स्क्वायर होता है। टेस्ला यहाँ पे मैग्नेटिक पोल का यूनिट होता है। तो याद रखना कि इसको कौन डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट था सीए कुलोम्ब ने, सीए कुलोम्ब। इसको कौन डिस्कवर किया था, तो न्यूटन ने। और इसको कौन डिस्कवर किया था, तो इसको कौन डिस्कवर किया था, मैग्नेटिक फोर्स को, तो यहाँ पे फ्लेमिंग ने, यानी इसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग नहीं, इसको डिस्कवर किया था एम्पियर ने, सॉरी फैराडे ने। तो यहाँ पे याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स, और दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और कोई भी फोर्स है अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है कि ये फोर्स एट ए परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट भी कहते हैं। एक्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी इज नोन एज प्रेशर। यानी यहाँ पे अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स है और पर यूनिट एरिया पे अगर किसी बॉडी के लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स
बाई एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, P इक्वल टू एफ बाई ये हो जाएगा। इसका यूनिट पूछेगा तो देखो फोर्स इक्वल टू, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, लेकिन इसको हम पास्कल भी कहते हैं यानी पीए भी कहते हैं। तो याद रखना कि यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। और इसके बाद इसका अगर एप्लीकेशन पूछता है, एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, तो याद रखना इसमें दो एप्लीकेशन है, एक तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल E। तो अगर यहाँ पे प्रेशर, अगर फोर्स इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा। अगर फोर्स डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा। लेकिन एरिया में इनवर्सली होता है, यानी ये अगर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज। इसी का रीजन है कि ये sharp knife cut easily than blunt knife, यानी अगर कोई तेज चाकू है उसे किसी चीज को काटना आसान रहता है ब्लंट नाइफ से, क्योंकि शार्प नाइफ में क्या होगा, एरिया लेस होगा तो प्रेशर क्या होगा, मोर होगा। इसमें ब्लंट नाइफ में क्या होगा, एरिया मोर हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। तो जिसमें प्रेशर अधिक रहेगा वही ना जल्दी काटेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे जानते हो कि अगर एक छोटा सा स्टोन डूब जाता है लेकिन एक बड़ा सा नहीं डूबता है, क्योंकि बड़ा वाला का एरिया क्या होता है, अधिक होता है तो प्रेशर कम लगेगा तो नहीं डूबेगा। छोटा वाला का एरिया क्या होता है, कम रहता है तो प्रेशर अधिक होगा तो डूब जाएगा। उसी तरह अगर मान लो तुम्हारा बैग है, उसमें जितना ही अगर पतला फीता रहता है, यानी अगर थिन बेल्ट रहेगा उसको कैरी करना आसानी नहीं रहेगा जितना चौड़ा फीता वाले को। तो चौड़ा फीता वाला का एरिया क्या होगा, कम होगा तो प्रेशर कम होगा तो उसको आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन पतला फीता वाला रहेगा तो एरिया कम होगा, प्रेशर अधिक होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ये जाएगा। उसके बाद अगर आता है कि डिफाइन 1 पास्कल, यानी 1 पास्कल को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए। तो ये पास्कल कब होगा कि जब ये 1 न्यूटन ये क्या आ जाए 1 मीटर स्क्वायर, तब ना यहाँ पे 1 पास्कल होगा। यहाँ पे लिख लेना है कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज exerted on a body of cross sectional area, cross sectional area is 1 meter square, then pressure is इक्वल टू 1 पास्कल। तो उस कंडीशन में प्रेशर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 पास्कल के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल आएगा कि व्हेन 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर to find pressure। तो उस कंडीशन में कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो F इक्वल टू 50 न्यूटन, A इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर, तो P इक्वल टू निकाल देना है। तो जानते हो कि P इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए। तो यहाँ पे 50 बाई 5 ये क्या आ जाएगा 10 पास्कल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे दे दे, अगर मान लो अगर दे दे कि a wooden block of
डायमेंशन 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर of mass 10 kg. Find the force pressure when it put of dimension 5 मीटर इंटू 4 मीटर और सेकेंड में 4 मीटर इंटू 3 मीटर। उस कंडीशन में अगर मान लो कोई एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, जैसे मान लो मार्कर है, तो इसमें अगर ऐसे रखेंगे तो फोर्स अधिक लगेगा, प्रेशर अधिक लगेगा, लेकिन ऐसे रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। तो उस कंडीशन में बोला है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसको मान लो टेबल पर रखा गया है, तो अगर इस डायमेंशन में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, इस डायमेंशन में रखेंगे कितना फोर्स लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, P इक्वल टू F बाई ये हो जाएगा। F के जगह पे यहाँ पे याद रखना है mg होता है, यानी F का वैल्यू mg बाई ये। तो यहाँ पे m के जगह पे क्या होगा 10 और g का वैल्यू 10 होता है, इस g का, और एरिया क्या होगा L इंटू बी, तो 5 इंटू 4, तो ये 100 बाई 20, ये क्या हो जाएगा 5 पास्कल। यहाँ भी उसी तरह कि P इक्वल F बाई ए, F की जगह पे mg बाई ए, m की जगह पे क्या आ जाएगा 10, g की जगह पे 10 और एरिया की जगह पे L इंटू बी, तो 4 इंटू 3, ये 2, ये 5, ये 2, ये 5, ये क्या आ जाएगा 25 बाई 3 पास्कल हो जाएगा। उसके बाद आता है, नोट में याद रखना कि एक टर्म आता है फ्लूइड, ये क्या होता है कि सबस्टेंस which can hold the property of fluid, property of flow from one place to another place is known as फ्लूइड। तो फ्लूइड में कौन सा आ जाएगा, गैस और लिक्विड, क्योंकि गैस और लिक्विड के एक जगह पे रख देते हैं तो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है ट्रेवल करके। जैसे एक मग वाटर यहाँ पे गिरा दो तो वाटर क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो जिसके पास फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी होता है उसी को, यानी फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है, उसको हम फ्लूइड कहेंगे। उसके बाद आएगा कि जैसे force exerted in fluid, यानी force exerted in fluid, जैसे यहाँ पे कोई टब है और इसमें कोई फ्लूइड है, जैसे मान लो वाटर है, और इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल तो समझ लेना कि जैसे तुम नहाने जाते हो तो एक बाल्टी में पानी ले लो, उसमें मग रखो, मग को नीचे दबा के छोड़ते हैं तो ऊपर की ओर आता है ना, तो इस फ्लूइड के द्वारा क्या होगा, ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, तो इस पे क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स लगता है। उस अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं, यानी ये अपवर्ड फोर्स एक्ट बाय ए फ्लूइड due to upward force act by a fluid on body is known as upthrust या बायोंड फोर्स, यानी उसको क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट या बायोंड फोर्स कहेंगे। और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बायोन्सी, यानी जो ऊपर की ओर फोर्स लगते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बायोंड फोर्स कहते हैं,
और बायोन फोर्स लगने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बायोन्सी कहते हैं। तो ये जो बायोन फोर्स होता है वो क्या किस पे होता है, तो डी वी जी पे होता है। ये क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉरी ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ बॉडी होता है, और ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। यानी अगर ये तीनों का वैल्यू इंक्रीज होगा तो बायोन फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर ये तीनों का वैल्यू डिक्रीज होगा तो बायोन फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड के जो यहाँ पे फ्लूइड है तो फ्लूइड में किस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, उसके कारण प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर exerted by fluid। तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे एक मान लो फ्लूइड है, इसमें मान लो वाटर है, तो क्या होगा एक वाटर है और यहाँ पे एक होल करो, यहाँ पे होल करो, यहाँ पे होल करो, तो क्या होता है इसका जो वाटर होगा वो थोड़ा नजदीक गिरेगा, इसका जो वाटर होगा इससे दूर गिरेगा, इसका जो वाटर होगा इससे दूर गिरेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना ही डेप्थ बढ़ते जाते हैं, जितना ही इसका गहराई बढ़ते जाएगा उतना ही प्रेशर तुम्हारा क्या आएगा, अधिक होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, DHG। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। ये क्या होता है, हाइट ऑफ फ्लूइड होता है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। यानी जो यहाँ से यहाँ तक जो गहराई है ना इसी को हम हाइट कहते हैं। तो उस कंडीशन में इसका जैसे ये तीनों बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, इन तीनों घटेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे याद रखना कि ये जो प्रेशर exerted due to fluid is measured by मैनोमीटर। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी उसके बाद तुमको क्या करना है, पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस से तुम्हारा क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मिलके क्या होता है, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करेगा, और उस एटमॉस्फेयर के कारण जो हमारे पे प्रेशर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये प्रेशर exerted by 1 kg of body in 1 centimeter square area due to atmosphere is known as atmospheric pressure। यानी यहाँ पे क्या आता है कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसमें भी क्या होता है कि अगर 1 kg एटमॉस्फेयर के द्वारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो प्रेशर लगता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे इसका फैक्टर क्या होगा, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको 3 फैक्टर यानी ये करता है। एक होता है
एल्टीट्यूड, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है मॉइस्चर। यानी एक होता है एल्टीट्यूड, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है मॉइस्चर, या इसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो उस कंडीशन में याद रखना एट सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो हाई होता है। लेकिन जैसे ही इससे हम ऊपर की ओर जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। यानी सबसे अधिक कहाँ पे होता है, सी लेवल पर होता है। और जैसे सी लेवल से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे हम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो गैस में क्या होता है, ये गैस के एक्सपेंड होता है, यानी गैस एक दूसरे से एक्सपेंड होगा, और गैस एक्सपेंड होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। और ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ह्यूमिडिटी के। यानी अगर यहाँ पे प्रेशर यानी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस वीडियो में जो फोर्स एंड प्रेशर है वो तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो को देखिए, नोट्स बना लेना, उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। थैंक यू।